नमस्ते अर्पण जी। बीना जी नमस्ते। कैसी हैं आप? सुधा दी नमस्ते। आपका स्वास्थ्य ठीक है? आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ बताइए। आवाज़ ठीक आ रही है? सुधा सुधा जी सुधा दीदी आपका स्वास्थ्य ठीक है? अच्छा, आवाज़ ठीक है? ज़्यादा तेज आ रही है? कविता जी नमस्ते। जी शुरू करूं फिर? मैं कुसुम भट्ट देहरादून से जन सुलभ पुस्तकालय के पेज पर एक कहानी पढ़ के लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पण जी का, जन सुलभ पुस्तकालय का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपसे रूबरू होने के लिए। और शुरू करूँ कि कुछ लोग और आ जाएं? मीना जी नमस्ते। और ठीक है? स्वास्थ्य ठीक है आपका? सुधा दी धन्यवाद, आप आई। गीता श्री, वाह गीता श्री, हाँ आज नहीं आती तो हाँ, बहुत खुशी होती है भाई गीता श्री को देख के। आप सब लोगों का स्वागत। हाँ निधि, हाँ नमस्कार। मैं देहरादून से कुसुम भट्ट। विभा जी नमस्कार। आप सबका आभार। आज की कहानी है सुरजू छोरा, जो इस संकलन में संकलित है और कथा देश में आई थी 2018 में, अप्रैल अप्रैल के महीने। ये है अमन से आई है, ये कहानी संग्रह अमन से आया है, इसमें है ये कहानी। इसमें 10 कहानियां हैं। अच्छा शुक्रिया मीना जी। पंत सर नमस्कार। जी मैं देहरादून से कुसुम भट्ट सुरजू छोरा कहानी पाठ के लिए लाई हूँ और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अर्पण कुमार जी का, जनसुलभ मंच का, जनसुलभ पेज का, और आप सबका। अ,
अपने बारे में परिचय दे दूं। अब मेरे आदरणीय पंत जी उपस्थित हैं, तो उनको पता है कि मेरा लेखन कैसे शुरू हुआ। मैं तो बच्ची थी और संवेदना देहरादून में एक संस्था है और उनके बीच ही मैंने सीखा। मैं कहाँ उसमें बच्ची थी, मतलब कहाँ सीखने के लिए बच्ची थी, वैसे नहीं। वैसे मेरा बहुत देर में बड़ी उम्र में लेखन शुरू हुआ। रजनी जी नमस्कार। अच्छा, हाँ, मुझे बोला गया है कि थोड़ा अपने बारे में परिचय दे दें, पर क्या परिचय दूँ? मनोज जी नमस्कार, हार्दिक आभार आप लोगों का। पंजानी दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा। हाँ, मीना जी नमस्कार। तो मेरा जो लेखन है बहुत देर में शुरू हुआ और तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कुछ भी गाइड करने वाला नहीं था, न मेरा बैकग्राउंड था। तो मैंने जो देहरादून के मेरे आदरणीय पंत जी हैं, उनमें से पंत जी आ रखे हैं देहरादून के, इन्हीं लोगों के बीच मैंने सीखा। वैसे तो अपने भीतर ही होती है, जो आग होती है, जो कला होती है अपने भीतर ही होती है। लेकिन जैसा पौधा होता है, उसको एक पौधा होता है तो उसको खाद पानी देने के लिए चाहे जिस तरह भी हो, तो उसके लिए प्रेरणा स्रोत भी चाहिए, चाहे चाहे दूर के हों चाहे पास के हों। तो संवेदना संस्था है, तो समझ लीजिए कि वो हमारी पाठशाला है। हरीश जी भी जानते हैं। हाँ नमस्कार हरीश जी, प्रणाम। हाँ, मैं आपको याद कर रही थी आज, बिना जी से पूछा मैंने जी। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ और बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, और कोई गलती सलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ये कहानी है सुरजू छोरा। हाँ, हाँ निधि, अच्छा पता नहीं जानते कि नहीं जानते, कोई नोटिस तो लेता नहीं है। अच्छा, लिंक काम नहीं कर रहा है। ओहो, कुछ और लोग आना चाहते हैं जो मुझे पढ़ते हैं और मेरे प्रशंसक हैं, तो उनको लिंक काम नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं। तो क्या किया जाए आप बताइए, अर्पण जी बताइए। जी, माफ़ कीजिएगा, कुछ और लोग थे जो आना चाह रहे, वो कह रहे लिंक काम नहीं कर रहा है। जी शुरू करती हूँ। कहानी है सुरजू छोरा। तो एक ठहरी जिद के तहत सुरजू ने निर्णय लिया और गांव में मुनादी पिटा दी। भूकंप आ गया गांव में, गोया सूरज ने पृथ्वी तल पर घुसकर धीरे से खिसका दी हो प्लेट। गांव के वासिंदों की पंचतत्वों की काया थर थर कांपने लगी। पर्दे को स्थिर रखना नामुमकिन लगने लगा खुद को। हाथ पांव बर्फ की मानिंद
ठंडे पड़ने लगे और दिल धक 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 धक। तभी तो बड़ी से बड़ी आपदा में भी न घबराने वाले सयानों के ओंठों से थरथरा कर फूटा, साले गुबड़े की इतनी हिम्मत। अभी तक गांव में गिनी चुनी कुछ स्त्रियों में बची थी तरल संवेदना की हरी बूंदें टप टप गिरने लगी सुरजू की रौखड़ भूमि पर। सुरजू रे, ऐसा गजब तूने सोचा छोरा, हमने तो सपने में भी नहीं सोचना ठहरा। देहरी पर अड़स गई कोई। ना छोरा ना, तो हमारी धियाणी का बेटा ठहरा। धियाणी माने लड़की। सुरजू के ओंठ बंद, गोया ले चिपका दी हो। एक बार उड़ती दृष्टि से उसने रिरियाती कायाओं को देखा। मैंने भी कहाँ सोचा था सपने में, मुझे भी तो पांव टिकाने को यही जमीन चाहिए थी और सिर के ऊपर एक टुकड़ा आसमान। अब नहीं मिलता तो। उसके पांव मशीन पर चलने लगे, खटखट खटखट खटखट, और नज़र कपड़े पर टिककर भी बहुत दूर। मेरा जो डिसीजन है अब तो बदलने से रहा। हिटलर क्या एक ही हुआ पृथ्वी पर? उसके रक्त बीज फैले हैं चप्पे चप्पे पर। गांव के तमाम वासिंदों का एक स्वर, उफ, हाथी पांव का वजन। हमारी जमीन धसक रही है रे सुरजू। वक्त वे वक्त सुरजू ने जितना पी सकता था घूंट घूंट कड़वा पिया, उगला नहीं कभी। गोया भीतर भरते जहर को वह अमृत बनाने की कला सीखता रहा। अंधेरे जालों के बीच उलझते सुलझते उसके भीतर एक महीन रोशनी की किरण फूटी। आवाज ठीक आ रही है? कोई बताए आवाज ठीक है? ज्यादा तेज तो नहीं? अच्छा, बहुत शुक्रिया गीता। बताइए। आशा जी नमस्ते। अंधेरे जालों के बीच उलझते सुलझते उसके भीतर एक महीन रोशनी की किरण फूटी। मेरी जमीन क्यों नहीं? गांव मेरा क्यों नहीं? यह धरती आसमान मेरा नहीं तो मैं यहाँ क्यों हूँ? जिसने भी धरती पर जन्म लिया, धरती के संसाधनों जल जमीन जंगल पर उसका उतना ही हक जितना दूसरे दावेदारों का। उसके दिमाग में प्रश्न उठते तो उत्तर भी साथ साथ उतरते। उसे समझ नहीं आता कि लोग उसे गांव का निवासी क्यों नहीं समझते, जबकि उसका जन्म यहीं हुआ। उसकी माँ नानी कहती, जहाँ तेरी माँ का गांव वहीं तेरा गांव हुआ सुरजू। तो क्यों चिंता करता है? सुरजू की समझ में नहीं आता कि शिवाली गांव वाले उसे अपने गांव का वासिंदा क्यों नहीं मानते। देहरी पर अड़स कर देर तक उसकी जमीन को टप टप नकली आंसुओं से भिगाकर वे चली गई तो सुरजू ने चैन की सांस ली। उसने गोल घूमते पांवों को समेटा और बरामदे में अलसाई सी अंगड़ाई लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। बहुत देर से चुप्पी ओढ़े उसके ओंठ खुले। अब आएंगे ठिकाने पर। आवाज ठीक से आ रही है? बता दीजिएगा अगर आवाज तेज हो या ठीक नहीं हो। जी शुक्रिया। माँ पवित्रा खलियान में राशन के गेहूँ
सुखा रही थी। हमारी शान सहन नहीं होती उनको, सांप लौटते हैं सीने पर। सुरजू जुगत हंस पड़ता है ठठाकर। बड़ी गहरी साजिश है छोरा, हंसी में क्यों लेता है तू? पवित्रा मार्बल के फर्श पर हाथी पांव का वजन उठाकर धम धम धमक करती हुई उसके कान में फुसफुसाई। अब लगी है चोट कलेजा पर। वह हंसती हुई रसोई में गई। कजरी ने उसके हाथ 2 प्याली चाय पकड़ा दी। सुरजू ने माँ के हाथ से प्याली पकड़ी, घूंट घूंट भरते हुए आंगन के फूलों को देखने लगा। नमस्कार शैलेंद्र जी। गुलाब, गुड़हल, गेंदा, चमेली, कई प्रकार के फूल सुरजू ने बड़ी मशक्कत से उगाए थे। उसने देखा था शहर में उसके कुटुंबी मामा लोगों के बंगले कोठियों के आगे फूलों की बहार थी। बस उसने ठान लिया कि वह भी अपने घर के आगे इससे ज़्यादा फूलों के पौधे रोपेगा और जैसे भी हो अपने घर को बंगला बनाएगा, चाहे कोई उसे मिनी बंगला क्यों न कहे। वह अपनी चुप्पी को तोड़ता तो उसके ओंठों पर अस्फुट स्वर फूटता। अपना भी स्टैंडर्ड बनेगा, कभी इन्हीं साहबों के जैसा। अपना भी स्टैंडर्ड बनेगा, कभी इन्हीं साहबों के जैसा, पर बनेगा जरूर। देखकर चकरा जाएंगे। तो सुरजू की अथक मेहनत रंग लाई थी। घर के पिछवाड़े सब्जियों की बहार, घर के आगे फूल ही फूल सुगंध उड़ाते। सुरजू के बगीचे की सब्जियां कभी बाजार बिकने जाती तो सेम की फलियां गांव के प्रत्येक चूल्हे पर 4-6 दिनों के अंतराल पर बारी बारी पकती। सेम की फलियों का स्वाद लेते लोग टोक भी लगाते। मेरा बाबा, कितनी फलती है इस छोरे की छीमी, क्या तो खाद डालता होगा ये छोरा। हमारी छीमी क्यों नहीं फलती, वे पूछते। तो सुरजू कहता, मेरी छीमी वह तो फलनी ही ठहरी ठाकुरों। गरीब गुरबा का पसीना गिरता है न जड़ों पर, इसीलिए इतना फलती है मेरी छीमी। पर तुम तो टोक न लगाया करो सेठ लोगों। सुरजू कप्पल भर भी बैठा चैन से। समय के एक एक क्षण को उपयोगी बनाता रहा छोरा। गांव वाले देखते दांतों तले उंगली दबाते। कड़ाके की ठंड हो या चमड़ी झुलसाती गर्मी, वह मस्त मगन काम में रमा रहता हमेशा। किसी का मकान बनता, सुरजू अपने पुराने रेडियो पर गाना सुनते हुए ईंट बजरी ढोता। लोग देखते। मिस्त्री के साथ धुर दोपहर में चिनाई करता छोरा। कभी पत्थर तोड़ता, कभी मिस्त्री को पटाकर गांव की आंख बचाकर अपने घर के टूटे फूटे हिस्से को ठीक कराता। जब लोग दोपहर के खाने के बाद नींद की झपकी लेते, सुरजू अपने सुख की एक नई दुनिया इजाद करने लगता। धीरे धीरे मिस्त्री का काम सीख गया। वह गर्व से कहता, अपन तो मामू जूते भी गांठ लेंगे, कोई टूटे जूते दे तो सही हमको। खिल खिल हंसने लगता। अबे साले, हमारा नाम बदनाम करेगा वे। साथ के लड़के स्कूल कॉलेज जाते हुए उसे टोकते, साले दोबारा ऐसी बातें जबान पर न लाना, मरी भैंस की खाल थमा देंगे, गांव से निष्कासित कर देंगे साले, बता दे रहे हैं। वे बारी बारी अपना जूता चप्पल निकालकर हल्के हल्के
उसके सिर पर मारते। तेरी हथनी माँ के साथ पहुंचा देंगे वहीं बाबा आदम के गांव। साला टपरा, अबे बामन जूते गाड़ता है। अबे बामन तो पूजा करता है, ज्ञान बांटता है सबको। सुरजू पल भर को सकपका जाता। कुछ गलत बोल गया क्या? जूते गांठना उसका काम थोड़े ना है। वह अपमानित होकर भी हंसता, जूते खाकर भी सहमित होकर लड़कों को खुश करने की अदा में मीठी वाणी से समझाता। नहीं भाई, मजाक करता हूँ। बामन जूते क्यों गांठेगा भला? मैं भी पंडिताई का काम सीखूंगा। अरे भाइयों, मुझे भी आना चाहिए पंडिताई का काम। वह अपनी बेढंगी देह से जूते चप्पलों की धूल झाड़ता। लड़कों को उसकी ऐंठ से हुमक चढ़ती। अबे क्या बोला बे तू? बामन, चेहरा देखा आईने में कभी? मोटे मोटे ओंठ, बिंदी जैसी आंखें, टेढ़ी कमर, 10 किलो से कम पाँव का वजन। क्या होगा बे? तराजू मिले तो कोई ऐसा जिसमें तुल सके तुम्हारे पाँव। हा हा ही हू, सभी हंसते और उसे चिढ़ाते। अबे तेरा बाप है ना, उससे तो कई गुना सुंदर है कमलू दास। साले, लड़के उसे और चिढ़ाते। बाप के बारे में अनाप शनाप सुनकर वह बिसूरने लगता और रिरिया कर कहता, देखो भाइयों, बाप पर तो चढ़ो मत। तुम मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे बाबा को बख्श दो। वो हाथ जोड़ता। सुरजू को अपने बाबा का चेहरा दिखता। चपटा मुंह, चपटी नाक, आंखों के कोर कीच से भरे, सफ़ेद दाढ़ी, खिचड़ी बाल आपस में लटे उलझी। मोटा तोंदियल कई महीनों से नहाता नहीं, शरीर भक भक बास मारता। लोग रास्ते में मिलने पर 10 कदम दूर हट जाते। अशुभ संकेत की तरह वह जब भी दिखता लोग थू थू करते। लेकिन सुरजू को अपने बाबा में कोई कमी नजर नहीं आती। क्या हुआ कि बाबा नहाता नहीं? बेचारे को टाइम ही कहाँ मिलता है? सुरजू सोचता। गांव से बहुत दूर एक बरसाती नदी के किनारे पहाड़ पर कारतूस लगाकर उसने झोपड़ी बनाई। पहाड़ को अथक मेहनत से तोड़ फोड़ कर समतल जमीन बनाई। उस पर सब्जियां उगाता, कुछ खट्टे फलों के पेड़ भी वह उगाता। 4 बकरियां खरीदी। सब्जी और फलों को जंगल के बंदर आकर खाने लगे तो वह बैठा रहता। दोपहर में लोग खाना खाने आते, आराम करते। वह अपना खाना नदी के किनारे चट्टान पर खाता। वहाँ से भालू का आना दिखाई देता। वह अपने साथ लंबा डंडा भी रखता और तेज धार की दरामती भी। सुरजू का बाप किसी से नहीं डरता, चाहे वह कोई भी हो। वह ढेर सारी चीज़ों का झोला भरकर आधी रात को घर आता। गांव में 7 बजे सोने वालों के लिए 10-11 बजे आधी रात हो जाती। उसके पाँवों की आहट और छल छलाते पसीने की बूंदें गांव की मीठी नींद में खलल डालती। लोग कहते हैं, ये आदमी है या प्रेत मसान, इतनी रात को? जंगल के बाटे आते हुए इसे जरा भी डर नहीं लगता। सुरजू का बाप झोले में हरे पत्तों का साग, मक्की, खट्टे मीठे आम, अंडे, भिंडी और ढेर सारी फलियां, गुआर, लोबिया, बरसाती सब्जियां, सर्दियों में राई, पालक, आलू आदि। कभी भारी बारिश के चलते पालक आदि घर लाता। कभी भारी बारिश के चलते उसकी झोपड़ी तैरने को होती। ऊपर से पहाड़
दरकता, उसका साम्राज्य धरती में बिला जाता। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। बरसात बीत जाने पर विध्वंस का नए सिरे से सृजन करता। गांव वाले सुरजू के बाप को चाहे आधी कौड़ी का न माने तो भी सुरजू अपने बाप को राजा जैसा मानता। उसके एक छत्र साम्राज्य से सुरजू के परिवार को किसी प्रकार की बदहाली का सामना नहीं करना पड़ता। सुरजू की माँ गांव में लोगों के साथ खूब काम करती है। कुटाई पिसाई से लेकर बच्चा जनने में भी उसकी मदद ली जाती। हाथी पाँव के बावजूद वे जाने कैसी सुगढ़ता से काम निपटाते। लोग दांतों तले उंगली दबाते। घर में किसी ठोस आर्थिक संसाधन के गृहस्थी की गाड़ी सुगमता से पटरी पर चलती रही। वह भी माँ की सूझबूझ की करामत ठहरी। एक बकरी पर शुरू कर उसने 40 बकरियों की भीड़ जुटा ली थी। जब भी कोई बड़ा खर्चा आ धमकता, एक बकरी खूंटे से खुलकर खच्च जिबह होती। देश से लोग दिवाली को घर आते। मांसाहारी वासिंदों की आंख सुरजू के गोट को भेदती रहती। कौन बकरा मोटा ताजा हुआ, किसका मांस नरम गरम हुआ। पवित्रा के बेढंगे हाथों पर करारे नोट थमाए जाते। पवित्रा का चिंपांजी जैसा मुखड़ा उस वक्त खिल जाता। उसके पंख होते तो वह उस क्षण उड़कर सूरज को भी चिढ़ा आती कि अंधेरी किस्मत मिली हमें सूरज देवता, फिर भी हम अपने रास्ते में घाम लाकर रहेंगे ही एक दिन, देख लेना। इन सहाबों के साथ जिंदगी के मैदान में कदम से कदम मिलाकर चलकर दिखाएंगे। लेकिन अभी वह ऊँटों को सिए रहती, किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती। उसका घोर अपमान भी होता तो भी सहन कर लेती। सुरजू को भी गांव का हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, बूढ़ा हो या जवान, अपनी अपनी तरह से लंगड़ी मारते। सुरजू मोटे लटकते ऊँटों को खोलता, उसके चौड़े दांत चमकते। ही मेरा बाबा अब तो बामण ही हुआ ना, मेरी माँ से शादी करके। लड़के उसे घुड़कते, अबे मजबूरी थी साले, तेरी माँ की हाथी पाँव न होते तो तेरे बाप को अपनी गांव की सीमा में भी घुसने देते। छी, चिंपांजी जैसा तेरा बाबा। ही हा हू सब हंसते। पवित्रा दरांती या कुदाली लेकर खेतों में जा रही होती। झगड़ा सुनकर पाँव को घिसटते आती। बस भी करो तुम सब, अरे तुम तो मेरे लाडले भतीजे हो। मैंने ही सबसे पहले तुम्हारा बाल मुंह देखा था। वह दांतों से ऊँटों को दबाती। सुनो रे भतीजों, अरे राजकुमारों, मैंने तो तुम्हारी छुच्ची भी देखी थी। लड़के शर्माकर पवित्रा की तरफ पीठ फेर देते। अरे ये सीटी सुनाई दे रही, आवाज ना आती, तुम्हें उससे समझ बंद कर दो उसे। माफ कीजिए, कुकर की सीटी आ रही थी ना, आवाज आ रही थी। तुम्हें जन्म दिलाने में मेरे इन्हीं हाथों ने तुम्हें सबसे पहले छुआ था। मैं ही लाई थी तुम्हें इस धरती पर खींचकर। मत करो मेरे सुरजू को तंग। न सही इसका बाप बामण, पर मैं तो हूं ना तुम्हारी अपनी माँ जैसे फूफू। पवित्रा को स्मृति की डगालों से लहराते शब्द चाबुक
मारते हैं। ये सुरजू छोरा, इसे कभी छींक भी नहीं आती। एक हमारे बच्चे हैं आए दिन बीमार, कभी जुकाम तो कभी बुखार, कभी नमोनिया तो कभी खसरा, तो कभी ठीक भी है तो चोट फटा। ये सुरजू छोरा क्या खाके जना इस हथनी ने। ऊंचे पेड़ों में बंदर सा चढ़ जाता छोरा और एक खरोंच भी नहीं लाता। ताड़ से लंबा हर घड़ी बढ़ता ही जाता है। आकाश छूने की कोशिश में है कमबख्त। पवित्रा उन विस्फारित आंखों को देख रही है। माँ, मुझे बुखार क्यों नहीं आता? लाटे ने एक रात पूछ ही लिया था बचपन में। वो एक ठंडी शाम थी जब गांव में बर्फीली हवा चलने से कई बच्चे और बड़े बीमार हो रहे थे। पवित्रा उन घरों में सेवा करने वाली सेवा करने जाती स्त्रियां पूछती, तेरा सुरजू तो ठीक है ना पवित्रा? उन्हें विश्वास ही नहीं होता जब गांव में बीमारी महामारी सी फैली हो, एक अकेला सुरजू कैसे अछूता रह सकता है। सुरजू ने भी वही सवाल दागा। पवित्रा ने सुरजू के उजले चेहरे को देखा। बीमार हो तेरे दुश्मन। सुरजू तो काले बादलों को चीरकर चमकता है रे। देखा नहीं तूने आकाश में? काले बादलों को चीरकर आता है रोज। सुरजू ने पवित्रा ने ठंडी रात को सुरजू को अपनी सूखी छाती से लगाया था। सबको सब कुछ नहीं मिला करता सुरजू। भगवान गरीब को रोग क्यों देगा भला? उसे पता है ना इनके पास दमड़ी नहीं सिर्फ चमड़ी है। पवित्रा उसे कसकर गले लगाती। सुरजू चाय का घूंट भरता है। गहरी साजिश। स्मृति के पन्ने घायल पंछी के परों से फड़फड़ाने लगे हैं। पीड़ा का सैलाब उसके भीतर रेसे रेसे में भरने लगता है। वह पंचायती चौक में बच्चों के साथ छुपम छुपाई खेल रहा था उस दिन। छुपने के लिए वह पुस्ते के नीचे करौंदा के झाड़ के पीछे अड़स सा गया था ताकि बच्चे उसे आसानी से खोज न सकें। उसकी आंखें बंद थी। वह बच्चों को आने की कल्पना कर रहा था कि सड़क सड़क उसकी कोमल पीठ पर भीमल की सोटी पड़ी। वह बिलबिलाकर खड़ा होने को हुआ तो मंदिर के पुजारी शंकराचार्य ने उसे पकड़ लिया और 2 सोटी और जमा दी। क्यों बे हथनी के लाल, हमारी ककड़ी कब चुराई तूने? वह बिलखने लगा और अपने को छुड़ाने की असफल कोशिश करने लगा। ना, मैंने कहाँ चुराई ककड़ी? नाना जी, मैं तो बस देख रहा था। माँ की कसम नाना जी, सच्ची बोल रहा हूँ नाना जी। उसने सुबकते हुए अपने गले की घूंटी पकड़ी। नानी कसम, देख ही रहा था, 3 हरी गुदगुदी ककड़ी थी। वह बिलखते हुए बोला था। सारे झूठ बोलता है। तेरे सिवा गांव में और कौन चोर हो सकता है? पुजारी को 7 वर्ष के मासूम बच्चे को बहसियों की तरह पीटने पर भी चैन न पड़ा तो कांटों की झाड़ में ही रेतने लगे थे उसे। सुरजू हे नानी, हे माँ, हे दीदी पुकारता रहा। उसकी पुकार सुनकर ऊपर से बच्चे आ गए थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहसी पुजारी के चंगुल से उसे छुड़ा सके। पुजारी ने बच्चों से पूछा, क्यों बच्चों, सुरजू ने झाड़ से ककड़ी चुराई हमारी? बच्चों ने एक स्वर में कहा कि सुरजू ककड़ी देख तो रहा था, पर चुराते हुए हमने तो नहीं देखा। पुजारी ने आवेश में आकर उसके बाल मुट्ठी में भींच लिए थे। देखा, अब तो बच्चे भी गवाह हैं। तू तो हथनी के लाल अब मुकर सकता नहीं बल। सुरजू अपने बाल छुड़ाने की निरर्थक
कोशिश करता रहा था। उसकी नाक और आंखें साथ साथ बह रही थी। पुजारी चेतावनी देकर गया तो बच्चों के शोर में सुरजू गुम होने लगा। सुरजू छोरा चोर है, सुरजू छोरा चोर है, हथनी का छोरा चोर है के बीच से जख्मी देह को समेटकर लड़खड़ाते हुए सुबह कर नानी के पास पहुंचा। उसकी पीठ पर सोटी के निशान थे, कांटों की छिलन थी, कुर्ते के साथ चमड़ी भी छिल गई थी। सुरजू को पुजारी के मारने से ज़्यादा बच्चों के चोर चोर उच्चारने की पीड़ा सता रही थी। नानी! वह भरभरा कर नानी की गोद में गिरकर बुक्का फाड़कर रोने लगा था। उसके देह पर कई खरोंचें टीस रही थी। जब खूब रो चुका तो सुबकते हुए बोला, नानी, शंकरू नाना ने मारा मुझको। तिन क्या करी बल? तूने क्या किया? नानी की दिनचर्या में सर्दी गर्मी दोनों के मौसम में टिन शेड के नीचे बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाना और शोक के गीत का आलाप लगाना शामिल था। वह हुक्का पीते पीते रोते रोते हुक्का पीती। उसकी आंखों से निकले आंसू चेहरे की अनगिन झुर्रियों में ऐसे बिला जाते जैसे रेत में पानी। वह लय में गाने लगी थी, हे मेरा संतो देख दो बल, देवताओं का पुजारी भगवान तै पिटना छन। देख दो बाबा कलयुग आगी बल, मेरा संतो, हे मेरा संतो, देख तो देवताओं के पुजारी भगवान को पीट रहे हैं। देख तो बाबा कैसा कलयुग आ गया। वो बच्चों को भगवान कह रही थी। तो तू सब, फिर वो लय में गाने लगी, तू सब जन दू छे मेरा संतु, तिन बोली छो बाबा बच्चा हूंदन बल भगवान का रूप। हे मेरे संतु, देख तो जरा देवता के पुजारी भगवान को कैसे पीट रहे हैं। तूने तो कहा था कि भगवान का रूप होते हैं बच्चे। सुरजू ने झपट कर हुक्का खींच लिया था। नानी, मामा सच्ची में नागराजा हुआ बल? हाँ बाबा। बूढ़ी ने हुक्का छीनकर गुड़गुड़ाना शुरू किया। उसकी आंखें देख रही थी। जमीन पर रेंगता हुआ नाग उसकी गर्दन में लिपटने आ रहा था। सुरजू की बाल बुद्धि ने पहले तो विश्वास ही नहीं किया। फिर उसे लगा नानी झूठ नहीं बोल सकती। उसकी माँ भी तांबे के नाग पर धूप दिया करती है और कुछ बुदबुदाती है। मामा के हाथ का कड़ा भी वहीं रखा है। उसकी आंखें चमक उठी। तो मामा देख रहा होगा पुजारी को मेरी पीठ में सोटी मारते, है ना नानी? हाँ, सुरजू को जैसे कोई खजाना मिल गया। हाँ बाबा। नानी धुंध के बीच थी। जवान बेटे को टीबी निकल गई थी। तब से वह विक्षिप्त सी हो गई थी और उसने मृत बेटे के साथ एक अलग दुनिया ईजाद कर ली थी। सुरजू के मासूम चेहरे पर धूप की चिड़िया फुदकने लगी थी। तब मामा इस काणे पुजारी को जरूर काटेगा जब वह मुंह अंधेरे पूजा लगाने जाएगा, है ना नानी? नानी, पुजारी हमारे बगीचे के पेड़ों में मूतता है बल। पेड़ों पर तो पंछियों के घर होते हैं ना नानी? इस काणे पुजारी को जरूर पाप चढ़ेगा। सुरजू की आंखें फैलने लगी थी। नानी ने बुझते अंगारों में फूंक मारी थी। फू! राख उड़कर उसकी आंख की किरकिरी बन गई थी। आंखें भीजते भी वो खिलखिल हंस दिया था। ही काणा पुजारी, अब मरेगा तू। रात को मामा सपने में आ गया था। ककड़ी चाहिए भांजे? मामा ने हाथ आगे किए थे। एक झपनीली बेल
लहराने लगी थी। उस पर ढेर सारी हरी गुदगुदी छोटी छोटी ककड़ियाँ झूलने लगी थी। सुरजू के मुंह में पानी आने लगा था। उसने झपट कर तोड़नी चाहिए थी ककड़ियाँ, लेकिन वह ऊपर और ऊपर होती गई और आसमान में झूलने लगी थी। सुरजू चिल्लाने लगा था, मामा नीचे करो बेल, नीचे करो मामा, मुझे ककड़ी खानी है मामा। सुरजू सपने में जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो तुझे ककड़ी खानी है भांजे? हाँ मामा, बहुत भूख लगी है। मामा हंसने लगा था। ककड़ी तोड़ने के वास्ते हाथ लंबे करने पड़ते हैं भांजे। सुरजू हाथों को लंबा करते पाँवों से उछाल मारने को हुआ तो मामा गायब। सुरजू के ओंठ बुदबुदा रहे थे। मामा मामा, मेरी ककड़ी कहाँ? तुम कहाँ गए मामा? तभी माँ ने उसकी बंद आंखों में पानी के छींटे मारे थे। अब ककड़ी का रोना बंद भी कर दे सूरज, आज तुझे पाठशाला जाना है रे। पहली मर्तबा पवित्रा ने उसके उलझे रूखे बालों में कड़वे तेल की एक बूंद चुपड़ी थी और तबीयत से कंघी भी की थी। सुरजू के हाथ में पाटी और कमेड़े की दवात देकर द्रांति से घिसी एक कच्ची भीमल की टहनी पकड़ाई थी। ये कलम है, इससे लिखना पाटी में अक्षर। सुरजू ने कोदो की रोटी का टुकड़ा निगलते हुए पूछा, दूसरे बच्चों में भी नहीं, सॉरी, इसकी कलम तो बनी नहीं माँ। पवित्रा ने लाड़ से एक धौल मारी पीठ पर। अब तो तेरे मास्टर जी छिलेंगे इसे। वह खिल खिल हंसती हुई खूंटे पर बंधी बकरियों की रस्सी खोलने लगी थी। सुरजू ने पाटी उठाई और कमेड़ी की दवात लेकर उतर गया था पहाड़ी। आज उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पाठशाला जाना गोया आसमान में चमकते सूरज को छूना था। गांव के बच्चे पाठशाला जाते, वह हसरत भरी आंखों से उन्हें टोहता। पहाड़ी पर फिसलन थी। चीड़ के पेड़ों के बीच से टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर वह मुदित मन से पहाड़ी उतर रहा था। पहाड़ी पर पिरुल के नीचे कहीं कहीं पानी के डबरे बने हुए थे। उसने पिरुल के ऊपर पांव रखा तो पिरुल फिसल गया और कुछ दूरी तक नीचे घिसटने लगा। एकाएक बच्चों का झुंड उसे देखकर हंसने लगा। अबे पहले ही दिन फिसल गया, हा हा हा, हु, ही, देखो रे, देखो तो सुरजू छोरे को पाठशाला जाते हुए फिसल गया रे। अबे छोरे, तेरे बाप ने भी कभी देखी थी पाठशाला? एक लड़का बोला तो दूसरा आगे आया, तेरे बस का नहीं है बे कमेड़े के अच्छा लिखना, हा हा, ही। बच्चों का झुंड पहले से ही गुफा में छुपा था। जैसे ही उन्हें पता लगा कि सुरजू पाठशाला जा रहा है, उसकी माँ ने उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया है, तो उन्होंने पिरुल की पत्तियाँ इकट्ठा कर पानी के डबरे के ऊपर बिछा दी थी। सुरजू की निक्कर मिट्टी पानी से लथपथ व कमर की पीड़ा दबाकर पुस्ता पकड़कर उठने लगा तो बच्चे फिर चिल्लाने लगे, तू तो छोरा पहले ही फिसल गया रे, कपड़े भी कीचड़ से भर गए रे, अब तो तू पाठशाला जा नहीं सकता रे। अबे जा, अब घर जा। वे उसे घुड़की देने लगे। तीसरा बच्चा उसके हाथी पांव को देखकर बोला, जिनमें खरोंचे लगने से खून टपक रहा था। सुरजू ने पीड़ा घूंटते हुए कपड़ों पर लगी कीचड़ साफ की
और बच्चों को ठेंगा दिखाता हुआ पहाड़ी उतरकर सबसे पहले पाठशाला के आंगन में पहुंच गया। मास्टर जी ने उसका हुलिया देकर उससे पूछा, तेरे घर में साबुन नहीं है बे? मास्टर जी ने कड़क आवाज में कहा और उस पर एक सोटी जमा दी। उन्हें लगा जैसे सुरजू चिड़ियाघर से छूटा कोई जानवर हो। सुरजू सकपका गया, पीड़ा को जज्ब कर गया छोरा। उसने सिर हिलाया, नहीं मास्टर जी, बाबा साबुन लाता ही नहीं। मास्टर जी ने उसके मैले कुर्ते पर सोटी कोची, चूल्हे में राख भी नहीं है बे? उसके मुंह से बिलबिलाते कुत्ते की कू कू जैसी आवाज निकली, राख तो है मास्टर जी। चल भाग। मास्टर जी ने उसे पाठशाला से भगा दिया। आंसुओं से तर चेहरा लेकर वह घर पहुंचा। अगले दिन मास्टर का क्रोध चरम सीमा पर हुआ। तो हरामी अपनी मुटियार माँ से कपड़े क्यों नहीं धुलाता? कपड़े क्या थे, देह पर मोटा कुर्ता, नीचे बड़ी मौसी के बेटे की उतरन फटा जांघिया। हे सुरजू छोरा पाठशाला जाएगा कि रोड़ी कूटेगा बे सड़क में? बच्चे फिर लय में बोलने लगे, छाछ झंगोरा खाएगा बे रात को बल, विधाता ने तेरे माथे पर लिख दिया है रे। बच्चों ने फिर उसे चिढ़ाया। सुरजू ने लिखा अ आ, सुरजू ने पढ़ा अ आ और खूब हंसा घर आकर। सबके जैसे लिखा मैंने भी। देख माँ देख। माँ पर चिल्लाया, माँ तू मेरे कपड़े रोज धोया कर रात से। उसने अपनी पीठ दिखाई, छिली हुई पीठ। माँ पहुंच गई अगले दिन मास्टर जी को डांटने। क्या मास्टर जी, गरीब गुरबा का बच्चा पाठशाला नहीं आ सकता क्या? क्यों? हाथी पांवों को देखकर मास्टर के पसीने टूट गए। सुरजू मास्टर जी की पड़ताड़ना सहता हुआ तीसरी कक्षा में गया तो उसने लिखा, मैं सूरज हूँ, सूरज चमकता है, मैं भी चमकूंगा एक दिन। 10 वर्ष के सुरजू को सूरज पर निबंध लिखता देख मास्टर जी ने सोटी मारी। मुलायम पीठ पर सड़क सड़क, क्यों बे हथनी के, सूरज से तुलना करता है अपनी? नहीं मास्टर जी, पीड़ा से छटपटाने लगा था छोरा। फिर क्यों लिखा ऐसे? बस ऐसे ही मन किया मास्टर जी, वह घिघियाते हुए बोला। बालों में जू पड़ी हैं, तेरे गांव में पानी नहीं है बे? सुरजू सुबकने लगा था। कितना भी दबाए पीड़ा छलक उठती आंखों से। मास्टर जी, मेरी माँ बहुत दूर से पानी लाती है, हमारे गांव में पानी कहाँ है? बाबा ने बाल कटवा कर खलवाड़ कर दी खोपड़ी अगले दिन। मास्टर जी को तो बैर बढ़ाना ही था। क्यों बे, तेरा बाप मर गया क्या? मास्टर जी हंसे। सुरजू को समझ नहीं आया कि मास्टर जी सिर्फ उसे ही क्यों यातना देते हैं। दूसरे बच्चों में भी कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। उसने बाबा से बोला था। बाबा ने छुड़ा दी थी पाठशाला और गांव की नई नवेली बहू को घास काटते देखकर बोला था, देख देख यम ये बी ये भी तो घास ही काटती है, देख। बाबा ने मारी थी उसकी खलवाड़ खोपड़ी पर चपत और बिठा दिया था नामी टेलर के साथ। डिग्रीधारी जनानी भी ऐसा ही कारोबार करती दिखती है श्रीनगर में। तू किस खेत की मूली है बे? सुरजू ने हामी भरी। उसे किसी काम से गुरेज नहीं, मन लगाकर सीखने लगा था छोरा। तो घूमते हुए समय के पहिए के साथ उदय होने लगा था सुरजू का सूरज। उसे बाजार में उतरना था अपनी कला को लेकर
इसके लिए पूंजी की ज़रूरत थी। माँ ने बकरियों की टोली बेचकर जुगाड़ कर लिया था और सुरजू बन गया कजरी बुटीक का मालिक। गहरी साजिश। सुरजू का चेहरा जलता अंगारा जैसे हो गया। कजरी सुरजू के चेहरे पर आग देकर बर्फ का फोहा रखती। क्या खूब! कजरी तार जैसे लंबे हाथी पांव वाले मर्द को अपनी काली हिरनी सी सजल आंखों में बंद करती है तो सुरजू काले भयावह बादलों से लड़ने की ताकत आ जाता है। कजरी कैसी पिघलती नज़रों से देखती है उसे। उसके भीतर का जमा लावा एकाएक पानी में तब्दील होकर बहने लगता है। गांव वालों ने इस बेमेल जोड़ी पर भी घात लगानी शुरू कर दी। झिंडुड़ी सी लड़की, गौरैया सी छोरी, हाथी पांव का वजन, ही हु, उम्र कुल 16 बरस। 8वीं पास कजरी को निष्ठुर माँ बाप नगोले में फेंक कर चले गए। हाय रे विधाता, दया नहीं आई इनको। जितने मुंह उतनी बातें, पर मर्द की बच्ची ने किसी से भी तनातनी न की कभी। संस्कारों की पाली पुसी, गरीबी की ओस में भीगी सीली ये लड़की नहीं न लगती। गांव वालों के ईर्ष्यालु मनों पर सांप लौटते। बड़े भाग लेकर आया छोरा जो इस पृथ्वी पर एक छोरी पैदा हुई। दूसरे लोग तो देरी से ही धकिया रहे थे बाहर, जाने कैसे सेंध लगी उस घर में। कजरी सोचती, देह का सुंदर होना क्या मायने रखता है मन के आगे। ये लोग सुरजू को क्या समझें जिसका हृदय प्रेम की सरिता है। इसके आगे देह का कुरूप नजर कहाँ आता है। सुरजू का मन सभी के वास्ते प्रेम से छल छलाता रहा था। जो लेना नहीं जानता उसकी बदनसीबी, उसने तो सभी को दिया ही है। गांव भर में बता दे कोई माई का लाल के सुरजू छोरा ने उनको कुछ नहीं दिया। देरी दर देरी खड़ा होकर बिजली का बिल समेट लाता छोरा और 10 किलोमीटर पैदल दूर श्रीनगर जाकर जमा करता। पाँव में छाले पड़ जाते, नंगे पाँव कांटे कंगड़ चुभते। गर्मी हो या सर्दी, बारिश की झड़ी हो तो भी 2 कोदों की रोटी और कुछ प्याज के टुकड़े सापे पर बांधे सुरजू की सेवा यात्रा शुरू होती तो अंधेरा होने पर ही गांव की सीमा में पहुंचता। गांव वालों ने कभी न सोचा कि छोरे के हाथ पर 1-2 रुपए का नोट ही थमा दे कि जा रे सुरजू, हमारी ओर से पकौड़ी खा लेना बेटा। जिस घर में राशन खत्म हुआ आवाज़ें आती, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी नीचे गांव की नींव से, कभी ऊपर से। अकबका जाता छोरा, इसका काम पहले करे। सुरजू कहीं भी हो, किसी भी दशा में उसे उस देरी पर हाजिर होना ही होता। गोया वह सिर झुकाकर नहीं कहता क्या हुक्म है मेरे आका, पर सहज हंसी के टुकड़े को उछालते पूछता क्या क्या लाना होगा, लिस्ट बनाकर देना मामी। मामी ने थैला पकड़ाया, नीचे से फट गया है भांजे, अपनी माँ को बोलना मोटी सुई से सिल दे फटाफट। सिलवा लो मामी सिलवा लो, जितना भी फटा पुराना हो पुरखों का भी सिलवा लो। सुरजू की उन्मुक्त हंसी बरकरार, मस्ती में चला जा रहा छोरा। अबे ठीक से सिलाई करना, कहीं चीनी चावल गिर गया तो। मामा पीछे से घुड़की देता। सुरजू किसी बात का बुरा नहीं मानता, उसे हक भी नहीं दिया। उसका स्वभाव ऐसा ही हुआ बचपन से, अथवा मजबूरी उसकी। गरीब गुरबा का बेटा, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बाप, नानी को 100 रुपये विधवा पेंशन मिलती, माँ लोगों के खेत में खटती, तभी 4 बच्चों के पेट में अन्न के दाने पड़ते, पर तन पर चिथड़े ही रहते, जब तक कि देश में रहने वाले संबंधी अपने बच्चों की उतरन एहसान का लेबल लगाकर न देते। गांव में बीमार हुआ कोई अचानक, कहाँ मर गया रे सुरजू छोरा। सुरजू लंबी तार सी टांगों से लपक कर पहाड़ी उतरता, श्रीनगर से डॉक्टर अथवा दवाई ले आता। किसी का गैस अचानक समाप्त हो गया, लकड़ियां जलाने से धुआं उठता है भांजे,
हाथ काले होते हैं, बर्तन काले होते हैं। सुरजू के हाथ सिलेंडर पकड़ाते, उसके ऊपर आवाजें बरसती। जा छोरा, जल्दी लेकर आना, खाना इधर ही खा लेना, पेट की तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। गर्मी की दोपहर, डुटियाल सा सुरजू पसीने से नहाया, पीठ में ढोकर गैस सिलेंडर लाता। स्त्री चमकती आंखों से देखती, खाना लगा दूं सूरज। अंतड़ियों में भूख कुलबुला रही होती। शेर भर भात पलक झपकते ही चट जाता छोरा। हैरत से स्त्री की आंखें फटी रह जाती। डेगची खाली होने पर खींच उमड़ती। सोचती परिवार के लिए खाना कम पड़ेगा तो दोबारा बनाना पड़ेगा। शेर भर भात खाकर भी पेट नहीं भरा छोरा, थाली चाट रहा है, इसका मतलब अभी और चाहिए। करछुल से डेगटी को ठन ठन बजाकर थोड़ा और देने का प्रयत्न करती हुई मजदूरी से तोलती भात। सुरजू की आंखों के आगे 20 रुपए का कड़क नोट फड़फड़ाता। माँ ने कहा था मजदूरी मिलेगी तो चाय पत्ती गुड़ ले आना बेटा। वह बुझे मन से घर जाता। माँ की हथेली फैली देख किनारे से ही खिसक जाता। पवित्रा को उसकी आवाज़ सुनाई देती, मैंने भात खा लिया था माँ। पवित्रा संतुष्ट हो जाती। कम से कम 15-20 दिनों के अंतराल पर भात तो मिला। उसका मन भी भरने लगता। पवित्रा सोचती, मेरे सूरज को देने में कितनी कंजूसी करते हैं। मेरा सुरजू न होता तो गांव वाले क्या करते। हंसी ठिठोली में कुछ शब्द गांव वालों के मुंह पर मार ही देती। अरे पत्थर दिल वालों, मेरे सुरजू का ऐसा नहीं मानते। इससे अच्छा होता वो अपने पिता के गांव ही रहता। पर सबसे बेखबर सुरजू किसी का खेत जोतने के लिए हल बैल लेकर निकल पड़ता खेतों में। बैलों को वो कुछ देर हरी घास चरने देता। सुरजू का पेट भले ही खाली हो पर वह बैलों का पेट खाली नहीं रख सकता। इसलिए वो बैलों के द्वारा घास की चोरी को भी जायज मानता। शाम को गांव में सुरजू और उसके बैलों पर बुरी बुरी गालियों की बरसात होती तो भी सुरजू मंद मंद मुस्कुराता। बेचारे अबोध पशु, इन्हें क्या पता नानी तेरा मेरा। गाली देने वाली चिढ़कर कहती, तू तो अबोध नहीं है बे छोरा, हमारी घास वापस कर दे बस। सुरजू सहज भाव से कहता, ठीक है नानी, मैं तुम्हारे गोठ में 2 पूली घास डाल दूंगा शाम को। अब तो शांत हो जाओ। वह मस्त और व्यस्त रहता, गोया एक यही भोग रहा हो जीवन का संपूर्ण ऐश्वर्य। बासी खाना खाते टूटी खाट पर फटे बिछोने में गहरी नींद लेता छोरा। लोग देख देख कर कुटते, जिनकी जिंदगी में भरपूर होते हुए भी तमाम तरह के अभाव कुकुर मुत्ते से आए दिन उगते रहते। सुरजू को कोई रंजो गम नहीं। जिंदगी जैसी भी मिली उसे सहज रूप से स्वीकार्य है। सुबह वह हल लगा, उसे भूख लगी तो किनारे पर बैठकर सापा खोलने लगा था। 2 मोटी कोदो की रोटी और टमाटर धनिया की चटनी मुंह अंधेरे ही बनाकर रख दी थी माँ ने। उसने एक कौर तोड़कर मुंह में रखा ही था कि ऊपर से आवाज बम गोले सी उसके ऊपर गिरी। सुरजू रे पिसान खत्म हो गया रे भांजे, घटवार ले जाने पड़ेंगे गेहूं, जल्दी ऊपर आ भांजे। उसके गले में रोटी का टुकड़ा फंस गया। जालिम औरत, एक तो कलेवा नहीं दिया, ऊपर से 4 कोस दूर भेज रही है। थू, उसने खकार कर थूका, गोया स्त्री के मुंह पर थूक रहा हो। फिर उसे याद आया कि अपने घर में भी कई दिन से आटा नहीं है। माँ ने कहा था, कभी भी किसी काम को न मत कहना सूरज। उसने 4-5 किलो आटा मिलने की उम्मीद में बैलों का जुआ खोला और हल कंधे पर रख कुश्ते फलांगते हुए पहुंच गया। गेहूं की बोरी उसकी राह देख रही थी। चमकती धूप में पसीना होते हुए भी पीठ में बोरी बांधकर उतर पड़ा था नदी की ओर। पवित्रा सोचती,
सुरजू न होता तो गांव वाले क्या करते? कोई उसके लाल का ऐसा नहीं मानता। पत्थर दिल वाले गांव के लोग। अच्छा होता सुरजू अपने गांव चला जाता। देश से आने वाले सैलानियों देश से आने वाले सैलानियों के लिए वह एक ईमानदार कुली होता। शहरी बासिंदे नई चमचमाती कारों में आते या कोई खटारा कार को घिसटते हुए लाता। वे सब अपनी रईसगिरी की अक्कड़ में उससे पूछते, क्या बे सुरजू, कुछ पिएगा? कोका कोला, लिम्का, फैंटा, कुछ भी। पर्स खोलकर कड़कड़ाते नोट दुकानदार को पकड़ाते और ठंडी बोतलों को झपटते हुए अपने प्यासे गले को तर करते। बाद में उसकी सुध ली जाती। स्त्रियां कहती, पीले पीले छोरा, गला सूख गया होगा तेरा भी। वह असमंजस में होता। उसके लिए पहाड़ी के भीतर से निकला हुआ ठंडा मीठा अमृत तुल्य जल स्रोत ही पर्याप्त ठहरा। वह मन ही मन हंसता, तुम्हारी प्यास तो कभी न बुझनी हुई। भूल गए अपने दिन, पत्थर तोड़कर, हल लगाकर, गोबर ढोकर, भेड़ बकरियां चराकर, ककड़ी, फूट, आम, नारंगी की चोरी कर अपने को समझ रहे हो फन्ने खां। अबे तुम टाटा बिरला की औलाद नहीं हो। देख लो, जब देखो सुरजू छोरा, सुरजू छोरा। तुम्हारा पायदान हो गया बल सुरजू छोरा। उसका मन बुझने को होता। फिर अगले ही क्षण वह ऊपर देखता। सुरजू नीले आसमान में लाल अंगारा सा सूरज नीले आसमान में लाल अंगारा सा चमक रहा होता। कभी तो अपने भी दिन आएंगे। कभी उसके थोड़ा देर से पहुंचने पर दूसरे घुड़ैत की पीठ पर सामान बांध लेते तो वह मनोहार करने लगता, हे भैजी तुम भी बल अपने सुरजू छोरे की पेट पर लात मार रहे हो। वह खिल खिल हंसता। उसके साथ सारा बाजार हंसता। पेड़ हंसते, पहाड़ हंसता। हंसते हंसते वह धीरे से घुड़ैत को घुड़कता, जावे आगे जा, अपने गांव का बोझा तो मैं ही ढोऊंगा। वह 4-5 नग गुब्बारे की तरह उठाकर पहाड़ी चढ़ने लगता। जब तक शहरी टीम टाम अपनी स्त्री बच्चों को ठंडा गरम नाश्ता कराती, सुरजू इन्हीं हाथी पाँव से आधा सामान ऊपर पहुंचा देता। उसे अपने हाथी पाँव कभी बोझ नहीं लगे। कभी तनिक सी देर होने पर कोई उसे टोकता, अबे सुरजू तू तो नवाबी ठसक के साथ आ रहा है बल। यहाँ हमारे बच्चे भूख और थकान से बेहाल हुए जा रहे हैं। सुरजू टुकुर टुकुर ताकता, पर उसके ओंठों पर चुप्पी रहती और भीतर से वे मुखर रहता। इतनी ही जल्दी है तो इनकी औरतें अपना बोझ खुद क्यों नहीं ढोती? इन साहबों की औरतों के लिए पहाड़ी एवरेस्ट की चोटी बन जाती है बल। बड़ी आई मेम साहब। भूल गई उन दिनों को जब दूसरे गांव से घास लकड़ी की चोरी से काटकर सिर पर पहाड़ सा बोझा ढोकर लाती थी चोरनी। एक ठहरा सुरजू फोकट का। सुरजू के भीतर राख में दबी चिंगारी जलने लगी। सुरजू तो इनका तबेला हो गया बल, जब चाहा बजाने लगे। विचारों की आंधी इतनी तेजी से आती कि सुरजू का कुली उठने लगता और उठते उठते गायब हो जाता। अब सिर्फ सुरजू होता, अग्निपिंड सा धधकता। वह इन्हीं साहबों के बरक्स रूबरू होता। उसके पास चमचमाती गाड़ी होती, उसकी आंखों पर धूप का चश्मा होता और ओंठों पर सिगरेट। वह पर्स खोलकर कड़कड़े नोट उछालता, किसी को गरियाता, किसी का मजाक उड़ाता। लोग याचना भरी दृष्टि से उसके पास आते और वह अकड़ने लगता। वह सिर्फ सूरज होता जिसकी चमक से लोगों के पसीने छूटने लगते। प्रश्न अनेक, उत्तर एक। कल्पना करने में क्या जाता है बेसुरजू। सांप की तरह एक दिन उसे भी अपनी केंचुल छोड़ ही देनी है। जाने कहाँ से विचार आते और उसे मस्त कर जाते। अब लगी है उनके चोट कलेजा पर। सुरजू इस वाक्य को दिमाग के रेसे रेसे में भर लेता है। उन्मुक्त हंसी उसके ओंठों से झरती है। इस वक्त कोई नाप सकता सुरजू का औरा तो विस्मय से भरकर कहता है, ए छोरे इतना पावरफुल, कौन सी बूटी मिले बे सुरजू छोरा। सुरजू का आना भी हुआ इसी वक्त।
सॉरी पुजारी का आना भी हुआ इसी वक्त। सौदा लेने खादी का झोला लटकाए निकल रहे थे पुजारी। सुरजू के आंगन की दीवार से होकर निकलता है रास्ता, तो रास्ते से सुरजू के घर के क्रियाकलाप सभी को दिखते। सुरजू को इस प्रभा मंडल में देखकर ईर्ष्यावश पुजारी ने कुटिल चाल चलकर सुरजू को फंसा दिया था। एक बार काल कोठरी की खिदमत से पेट नहीं भरा भांजे। 2 साल पहले का दृश्य धुंध के बीच उगने लगा। पुजारी के चेहरे पर एक और चेहरा लगा है जो बाहर वाले को अपना क्रूप दिखने नहीं देता। उस समय एक पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। बार बार करवट बदलते और सिटकिनी खोलकर बाहर बरामदे में खड़े रहते। उनकी दृष्टि सामने पड़नी हुई ऊंचे टीले पर सुरजू का मिनी बंगला जगमगा रहा था, जिसके आगे चमकता 100 वाट की रोशनी में एक नया नाम, सूरज प्रकाश। पुजारी की आंखें चुदियाने लगी। छाती के बीच काले बादलों की कड़कड़ाहट। साले 35 वर्ष देश की राजधानी में गजिटेट होने के बावजूद गांव में ऐसा घर नहीं बना पाए हम। ये हाथी पांव वाला दर्जी, इसकी औकात तो देखो। सांप लौटने लगा सीने पर। क्या किया जाए कि रुखसत हो गांव से। सोचते हुए बिस्तर पर लेटे तो पत्नी ने पूछा, मूत्र रोग लग गया क्या? कितनी दफा बाहर निकलते रहते हो? उन्हें लगा चोरी पकड़ी गई हो। उन्हें लगा चोरी न पकड़ी गई हो उस विचार की जो अभी आंख खोलने ही वाला था। पसीना छलबलाने लगा माथे पर। नहीं नहीं, कोई रोग वोग नहीं, तुझे तो सपना दिखता है भली औरत। वे दृश्य में खो गए। बीच खोले के तीनों बंद घर के ताले टूट गए। गांव की नींद में खट खट खटाक। आधी रात को छोरे के बूटों की ठक ठक लोगों की नींद में हुई। आज तो आया ही नहीं घर बेचारा। सूत्रों से पता किए थे दिन में धुर दो पर छोरा पसीने छल बलाया पीपल की छांव में खड़ा हुआ बैठकर देखने लगा था प्रकृति का नज़ारा। पहाड़ी के नीचे बहता झरना, उसके आसपास पेड़ों के झुरमुट, चिड़ियों के उड़ते झुंड और झरने पर पानी भरती पनिहारनी। उसकी थकान मिट गई थी। रात 8 बजे तक बैठा रहता था। पीठ थी बाजार की तरफ, पीछे खड़ी पुलिस। बेखबर रहा छोरा। सपने में भी नहीं सोचा था। पीठ पर डंडे की कोंच। तेरा नाम सुरजू है वे? नहीं साहब। पल भर अकबका गया था। यह सच है कि सपना? आंखें मली। पुलिस इंस्पेक्टर ही था। कड़क खाकी वर्दी, काली घनी रौबदार मूछें। मुंह से आती कच्ची दारू की गंध। तो तेरा नाम क्या है वे? सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश साहब? ओह, नाम सूरज और काम चोरी। क्यों बे? चोरी नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। मैं तो आंख खुलते ही पहाड़ी लांग कर यहाँ आ जाता हूँ साहब, सुबह सवेरे। हाँ साहब, पूछ लो साहब, सभी दुकानदारों से पूछ लो साहब। उसकी पनियाली आंखें एक एक चेहरे पर अपना सुरक्षा कवच बनाने को टिकी। सबने कहा सुरजू चोरी नहीं करता। वह तो सुबह ही आ जाता है पुलिस साहब। भीड़ पुलिस से याचना करने लगी थी। सुरजू चोरी कर ही नहीं सकता साहब। सुरजू के इर्द गिर्द भीड़ मंडराने लगी थी। तेरे बाप का नाम क्या है बे? इंस्पेक्टर डंडे से जमीन पर कोसने लगा था। सिब्बू सिंह रावत है जी। तो तूने ही गहने और बर्तन चुराए अपने गांव में। तेरे खिलाफ रपट लिखाई गई है। सना का खा गया छोरा। किसने रपट लिखाई और क्यों? उसके आगे देश से आए हुए रसूखदार चेहरे नाचने लगे। फिर एकाएक समय का क्षण रुक गया। उसकी मासूम गालों पर पुजारी शंकराचार्य का थप्पड़। वह अब तक संभलता
वह जब तक संभलता, इंस्पेक्टर और 2 सिपाही बीच बाजार में उसे हथकड़ी लगाकर खींचकर जीप में बिठाकर ले जाने लगे। वह, नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की साहब, पूछ लो साहब, सबसे पूछ लो साहब, रिजाने लगा था। तो तेरे बाप ने की होगी वे? इंस्पेक्टर ने डंडा हवा में लहराया। अगर ज़्यादा बोला तो? फिर भी न डरा छोरा। साहब सब जानते हैं, गरीब गुरबा है। साहब सब जानते हैं, गरीब गुरबा हूँ, अपने पसीने की खाई है मैंने। अगर मैंने कभी कहीं हराम की खाई होती तो दूध पिया होगा साहब। सब जानते हैं साहब, सब जानते हैं। वह रिरिया कर बाजार की भीड़ को देख याचना कर रहा था कि कोई तो उसे बचाए। शाम को कोहराम मच गया था घर में। लोग आए झूठी संवेदना लेकर। बिलखती गृहस्थी को देखा। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ रे छोरा सुरजू। पवित्रा छाती फटकाने लगी थी। कजरी पूजा घर में कुल देवता को ललकारने लगी। गरीब गुरबा को धरती पर रहने का हक भी नहीं देवता। तूने जिंदगी दी थी हमें, इससे अच्छा तो कीड़े मकोड़ों में होती हमारी जान। कैसा अनर्थ है देवता, तेरी तो आंखें हैं ना, बाकी तो काने हैं बल। सास बहू का बिलखना और बिलख बिलख कर देवता को पुकारना। स्त्रियां डर गई, कहीं घात लग गई तो कोई न बचेगा, कई परिवार नष्ट हो जाएंगे। नरसिंह देवता के थान पर जाएगी कजरी, उसकी घात प्राण ले लेती है। वह सास बहू को बिलखते देकर उन्हें अपने भीतर खुशी महसूस हुई। वे चालाक लोमड़ी सी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पवित्रा, कुछ नहीं होगा कजरी, सब ठीक हो जाएगा, तुम धैर्य रखो, छूट जाएगा छोरा। कोरट कचहरी भगवान दुश्मन को भी न दिखाए। 2-4 शब्दों से सहानुभूति की बौछार करती जहर की काटी हुई सी दहशत की छाया में लिपटी अपने घर की ओर भागी हुई। देवता को पुकारना यानी विध्वंस। तुरंत फोन मिलाया। थानेदार साहब, छोरे को छोड़ दो, आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। थानेदार ने अट्ठास लगाया। तुरंत काल कोठरी का ताला खोला। जा बे, उन्होंने वापस ले लिया मुकदमा। ही भले लोग हैं। तेरे परिवार को देखकर दया आ गई उनको। ही सुरजू जानता था ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सांच को आँच गया। वह खड़ा रहा, देखता रहा शून्य में। कोई खुशी की लहर उसके चेहरे पर नहीं उछली। इंस्पेक्टर ने उसे घूर कर देखा। अबे, काल कोठरी में ही रहने का इरादा है क्या? चल निकल बाहर। उसने फिर डंडा जमीन पर मारा। सुरजू पत्थर सा अविचल। मैं कैसे जाऊं साहब? जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया, जिन्होंने मुझे चोर बनाया, जब तक आकर वे मुझसे माफ़ी न मांगे मैं तो जाऊंगा ही नहीं साहब। थानेदार को काटो तो खून नहीं। और गांव में औरतों की आंखों में बैठी दहशत। कहीं नरसिंह की घात लग गई तो? बड़ा खतरनाक देवता होता है नरसिंह। अगले दिन पुजारी और रसूख वाले 3 आदमी थाने में हाजिर। गलती में हो गया, चोरी तो मजदूरों ने की थी, शक कर बैठे तुझ पर। चल घर चला भांजे। उनकी आवाज़ अब पिघलने लगी थी। सुरजू अचकचाकर उनकी आंखों में एकटक देखने लगा। चोरों का भी कोई घर होता है ठाकुरों? मेरा घर कहाँ है? मैं चोर, जेल में ही तो सड़ूंगा। सुरजू की आंखें अंगारे सी लाल हो गई। सुरजू फट पड़ा, फिर एकाएक बुक्का फाड़कर रोने लगा। इतनी मार्मिक रुलाई कि चुप कराते नहीं बना। इतनी मार्मिक रुलाई कि पहाड़ भी पिघल जाए। तो चोर नहीं है सुरजू, गलत फहमी हो गई थी भांजे। हम भी देवता नहीं है यार, गलती भी इंसान से होती है भांजे। अब बैठ गाड़ी में। प्यार से पुचकार से जहर भरी मिठास उगलते उसे लाए थे। फिर बाजार में लोगों का डर भी था, सभी थे सुरजू की तरफ। पुजारी को देवता का डर तो नहीं, लेकिन सुरजू के साथ खड़े लोगों की आंखों का डर था। कैसे घृणा भरी नजरों से देख रहे थे सब। नए पुजारी के चेहरे पर एक और चेहरा लगा है जो बाहर वाले को अपना कुरूप देखने नहीं देता। बाहर वाला ठंडी उग्रता के साथ शब्दों को इस तरह मारता है कि गोया गोली लगे और आवाज़ भी न हो। चारों ओर सन्नाटा छाने लगे। उस सन्नाटे में भीतर ही भीतर तड़पता रहे आदमी, पर विरोध में ओंठों से स्वर भी न निकले।
इस चेहरे की दो रहस्यमयी आंखें खाली समय में लेनिन, जिन्ना, गांधी, लोहिया को पीती रहती हैं, फिलवक्त मनमोहन को पी रही हैं। सबसे मारक हथियार चुप्पी है दोस्तों। भूले भटके एक वाक्य जो भी कह देंगे पत्थर की लकीर। सरकार की कुर्सी पर बरसों रहे चपरासी से एक एक सीढ़ी चढ़कर गजटेड हुए। शहर में मौज मस्ती से जीवन यापन किया। गो की जिंदगी इनके इशारों पर नाचती रही। जैसा चाहा समय और परिस्थिति को मोड़ा और अब सरकारी सेवा से निवृत्त गांवों की सेवा कर रही हैं। गांव के भीतर फुसफुसाते एक एक उदार विचार पर खरगोश जैसे कान खड़े रखते हैं। इस तरह सब कुछ अपने हित में करते रहते हैं और सबकी नज़रों में भले रहने का स्वांग करते हैं। सुरजू की आंखें पुजारी पर रेंग रही हैं। उसके मोटे ओंठों के भीतर रहस्यमयी मुस्कान फूटती है। मेरे पाँव इन्हें आकाश में तो टिका नहीं सकता, टिकेंगे तो इसी जमीन पर। इसे तो तुम भी समझते हो ना सपनी मामा, कितनी टेढ़ी चाल चलो। उसने मारा हाथ टिन के बक्से पर। धम, पूरा घर थरथराने लगा। रसोई में भात का मांड निकालती कजरी के हाथ से पतीला छूट गया। रसोई में भात का मांड निकालती कजरी के हाथ से पतीला छूट गया। लहरा कर आई, सुरजू के चेहरे का ताप देखा और पवित्रा पर बरसने लगी। बोला था ना सासू माँ तुमको, मत करो इनसे कोई रंजिश की बात। पवित्रा के भीतर भय रेंगने लगा। उसने बेटे के चेहरे को देखा तो लगा ज्वालामुखी फटने के कगार पर आ ही गया है। कभी मास्टर का चेहरा उसे डराता, कभी पुराने पुजारी का तो कभी नए पुजारी का। चेहरा गड्ढमगढ़ होने लगता है। दृश्य परत दर परत उसकी आंखों के आगे झपकने लगे हैं। आसपास के गांवों से महिलाओं का जमघट सुरजू की दुकान में लगने लगा तो उसने 5 कारीगर रख लिए। उसके रेडीमेड महिला वस्त्रों की खपत समूचे पहाड़ में होने लगी तो उसे शहरों से भी ऑर्डर मिलने लगे। तो सुरजू से दिहाड़ी मजदूर, सब्जी वाले, छोटे दुकानदार ब्याज पर पैसा उठाने लगे। उन्हीं दिनों मैदानों से पहाड़ में बसावट करने के लिए लोगों में जमीन खरीदने की होड़ सी लग गई। अब पहाड़ गंगा जमुना संस्कृति का परिचायक होने लगा था। इस परिवर्तन कामी समय में अचानक सुरजू की आंख जमादार भोलूराम और उसकी सुअर टोली पर पड़ी। एक दिन जिसकी मुखिया सूरी अपने नन्हे नन्हे दर्जन भर बच्चों के साथ बाजार की तमाम कीचड़ को बहाकर ले जाने वाले नाले में छप छप छपाका खेल खेलने में मस्त थी। सुरजू की चेतना में एकाएक बिजली की कौंध उठी। गोया जिंदगी में पहली मर्तबा उसने इतना खूबसूरत दृश्य देखा जैसे विवेकानंद को आत्म साक्षात्कार हुआ था। सुरजू के ज्ञान चक्षु भी कुछ इसी तरह खुलने लगे। उसके अविकसित गवार मानस में उथल पुथल शुरू होने लगी। थोड़ी देर लगी जब उसका मैं केंद्र में अभिभूत हुआ। 1 सप्ताह बाद गांव ने आंखें फाड़ते हुए सुरजू और मुसियाए चेहरे वाली सूखी छोटी छोटी आंखों में पानीदार चमक लिए लंबे ठूंठ पेड़ से जमादार भोलूराम को गुफ्तगू करते देखा। नानी की तमाम पनियारी एवं रौखड़ जमीन के कागज सुरजू के हाथों से लेते हुए
श्री भोलूराम के हाथों में फड़फड़ा रहे थे। सूरजू की आंखों में बिंब बनने लगा है। कीचड़ से भरी गुलाबी मुलायम थूतनी लिए सूरी के मासूम बच्चे अपनी माँ के साथ राह चलते हुए भरमवश किसी आंगन खुले दरवाजे से होते हुए रसगंध चुआते पानी के बर्तनों, अनाज के कनस्तरों, धुले बर्तनों, धुले कपड़ों में मुंह मारते अचानक घुसे। कोई हाथ हड़बड़ाकर डंडा खोजते, टेढ़े होते चेहरे, आंखें कपाल पर चढ़ाए आधे अधूरे गली शब्द हवा में फेंकते। निहोण्या रे सुरजू छोरा, आग थू उपकाई लेते। बदहवास एक दूसरे को धात मारते। राम राम, पूरा घर अशुद्ध कर दिया। सत्यानाशी रे सुरजू छोरा, घाट पर लगे रे तेरी तजबीज, घाट पर लगे रे तेरी तजबीज सुरजू छोरा। कभी कहीं तो मिलेगा तू। गंगा जल छिड़कते हाथ खाना पीना हराम कर दिया रे हथनी के। रे नास पीटे, हिमालय कांटी से आती ताजी हवा को चींधती उनकी खरखरी आवाजें एक दूसरे में गुत्थम गुत्था। हा हा हा, रात को नींद में सपने में गुलाबी थूतन, घुर्र घुर्र, हा हा। गांव वालों को लगा उसके साथ ठट्टा कर रहा है छोरा, मजाक। गांव को लगा कि उसके साथ मजाक कर रहा है छोरा। फिर भी शंका के बूते पर पकड़ ही लिया। क्यों बे भोलूराम, हमारे पड़ोसी बनने का भी सपना देखने लगा तू? क्या जमाना आ गया। भोलूराम ने भी आग उगलती आंखों के बरस अपनी पानीदार आंखें टिका दी थी। इतने कम दाम में इतनी सारी जमीन कौन छोड़ेगा ठाकुरों? किस्मत सबको एक बार ही मौका देती है ठाकुरों, मैं क्यों पीछे रहूं? गांव के हैरत भरे चेहरे पर कोया झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा हो। 40 मवासों के अनगिन चेहरों को सीधी आंख से टक्कर देता भोलू जमादार। खौलने लगे सब चूल्हे की जलती आंच में रखी डेगची के उबलते पानी में जैसे आलू। तो सुरजू भीगी आवाज़ों के रूबरू होते एक ही वाक्य दोहरा रहा है। मेरा तो डिसीजन ठहरा, अब तो बदलने से रहा। ठठाकर हंसने लगा है छोरा। हा 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 हा। जब तक वे सब उसकी आंख की परिधि से गायब न हुए हंसता ही रहा छोरा। हा 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 हा। कहानी समाप्त हुई और मुझे भी थकान लग गई। हाँ, लंबी हो गई। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अगर थकान न लगी हो तो पूछिए कृपया।
मुझे कहा गया था कि अपने बारे में बताएं, तो आप जानते हैं मैं अपने बारे में क्या बताऊं। लंबी कहानी पढ़ते हुए भी थकान सी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था सभी जी बाद में आई हैं, सभी शर्मा इसमें है, नदी की उंगलियों के निशान इसमें है ये कहानी जो मैंने अभी सुनाई, सुरजू छोरा। ये अमन प्रकाशन से आई है और अमेजॉन पर है। मेरे 4 संग्रह आ चुके हैं और एक कहानी संग्रह और कविता संग्रह बहुत जल्दी आने वाला है, अगले महीने तक आ जाएगा। और अभी मैं उपन्यास लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर अभी हो नहीं पा रहा है। सबसे पहला संग्रह मेरा सामायिक से प्रकाशित हुआ था, जेम्स वाट की केतली। और दूसरा खिलता है बुरांस, ज्योति प्रकाशन से। और तीसरा लौट आओ शिशिर, लौट आओ शिशिर अरु प्रकाशन से। और चौथा ये है। और 5वां समय साक्ष्य से आ रहा है। और कविता संग्रह उसकी आंख का पानी, कहानी संग्रह जो आने वाला है बहुत जल्द, उसका नाम है पिघल रही है बर्फ। उसकी कहानी मैंने पिछले दिनों सुनाई थी, 2 कहानियां सुनाई थी समय साक्ष्य के पेज पर। शुरू में तो मैंने कविताएं लिखी, अब कविताएं भी इधर उधर पड़ी हैं, सब में छपी थी पत्रिकाओं में, सभी प्रमुख पत्रिकाओं में, समकालीन साहित्य और से लेकर जितनी भी पत्रिकाएं हैं उसमें छपी थी। कहानियाँ उसके बाद, कहानियाँ बाद में लिखनी शुरू की जब ज़्यादा कहने को हुआ, लगा कि कविता में नहीं समा पाएगा, तब मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। तो अभी 3-4 साल से तो फिलहाल ज़्यादा नहीं लिखी, इक्का दुक्का कहानी लिखी है, ये सब पहले की हैं। अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर ठीक रहा तो बहुत कुछ लिखने को। पहाड़ में इतनी समस्याएं हैं स्त्रियों की, स्त्रियों के संघर्ष हैं और पहाड़ की अपनी समस्याएं हैं। तो मेरे मन में, मेरे जो दिमाग में है, बहुत सारे प्लॉट आते रहते हैं पर वो सब लिखना नहीं हो पा रहा है उतना। उसके बाद शहर का लिखूंगी, जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर शहर का लिखूंगी। तो कई लोग कहते हैं पहाड़ के शब्द हैं, तो पहाड़ के शब्द हम लोग जानबूझ के डालते हैं कुछ के, जो पहाड़ी गढ़वाली शब्द हैं वो भी सब जगह पहुंच जाए। तो इस तरह हम अपनी बोली भाषा के प्रति सहयोग करते हैं। मुझे कहा जाता है कि जो यहाँ पहाड़ के रचनाकार हैं कि आप गढ़वाली में लिखो, तो मैं गढ़वाली में उस तरह लिखना नहीं हो पाया। एक छोटी मैंने कहानी लिखी थी और 1-2 कविताएं लिखी थी, लेकिन गढ़वाली में वो भाव नहीं आते हैं। तो मैं गढ़वाली की सेवा इस तरह से करती हूँ कि मेरी जो कहानियाँ हैं उनमें गढ़वाली के शब्द सब जगह पहुँच जाएं और हमारी गढ़वाली भाषा, जो भाषा बन रही है, लिपि बन गई अभी, वो सब जगह पहुँच जाएं और लोग गढ़वाली बोली भाषा से परिचित हों। अभी अपने बारे में तो फिर साक्षात्कार होगा, अभी साक्षात्कार होना मेरा बोल रहे थे सोमवार को बोल रहे थे, पर मैंने मना किया, तो उसके 2-3 दिन बाद होगा, तो उसमें आएगा आप लोग। तो उसमें मैं जो भी संघर्ष हैं अपने हैं और जो पहाड़ की स्थितियां हैं, जो हमारा गांव है जहां मेरा जन्म हुआ है, जैसे जैसे मेरा लिखना हुआ, जो मैंने संघर्ष झेले, जो अवरोध थे, जैसे मुझे सृजन का बीज मिला और जिस तरह ये फला फूला, वो सब बातें मैं
साक्षात्कार में सुनाऊंगी। तो आप उस दिन भी आइएगा ज़रूर। ऐसे ही मैं आप सबको आमंत्रण दूंगी। तो आप सबका आभार कि आप आए और आपने कहानी सुनी। तो इससे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं। बहुत अच्छा लगा। जी दीपा जी, अब कैसे तो क्या है, वो बनता है। कहानियाँ तो बहुत बनती है, लेकिन उस समय एक मेहनत नहीं हो पाती, उस तरह से नहीं हो पाता। जब जब मैं नींद में होती है तब भी मेरे इर्द गिर्द कहानियाँ मंडराती हैं, कविताएं मंडराती हैं, पर मैं लिख नहीं पाती हूँ, तो इसलिए छूट जाता। मैंने बहुत कम ही लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा। 20 एक अमर उजाला में 99 में मेरी पहली कहानी छपी थी। क्या था उसका नाम, तुम भी वह भी। साहित्यिक एक पृष्ठ आता था, उसमें सब प्रख्यात लेखक थे, और मेरी कहानी शैलेश मटियानी जी के साथ छपी थी। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, क्योंकि शैलेश मटियानी जी मेरे प्रिय कथाकार हैं। उसके बाद सारी पत्रिकाओं में, जितनी पत्रिकाएं हैं सब प्रमुख पत्रिकाओं में मैं लगातार छपती रही। अभी कुछ कम हो गया। अभी भी मेरी पिछले महीने सिराजा से कहानी आई, साहित्य भारती में आई, उत्तर प्रदेश की पत्रिका है। और सिराजा जम्मू कश्मीर की पत्रिका है सरकारी। साहित्य भारती भी सरकारी पत्रिका है, उसमें आई। और अक्षरा में आई। और हाँ आई होगी, अभी याद भी नहीं है। अभी आने वाली है कथाक्रम का विशेषणकार है, उसमें मेरी कहानी आई है, आ रही है। उसको भी पढ़ेगा आप लोग सब। वो बाघ पर है, जो नरभक्षी बाघ होता है ना, उसके और मनुष्य के संघर्ष की कहानी है। कि मनुष्य अपने को बचाना चाहता है और बाघ जो है उसको खाना चाहता है, तो दोनों का जो संघर्ष है उसकी कहानी है। आप अगर मिले कहीं तो कथाक्रम का लखनऊ से छपती है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। और पहाड़ का जनजीवन आपको पता चल जाएगा कि किस तरह कितना कितना मुश्किल है। और अभी जो अक्षरा में मेरी कहानी आई है, उसमें भी बाघ का है। अक्षरा में आई है सूखी आँखों वाली, उसमें भी नरभक्षी बाघ है। तो पहाड़ की कहानियाँ कुछ अलग तरह की होती हैं। उसमें संघर्ष हैं, बहुत बड़े संघर्ष हैं। जीने के लिए संघर्ष है, पलायन का संघर्ष है, रोजी रोटी का संघर्ष है, स्त्रियों का अलग संघर्ष है, दलितों का अलग संघर्ष है। बहुत सारी व्यथाएं हैं, और इन पर तो कई कई उपन्यास बन सकते हैं, पर वही हम इतना लिख नहीं पाते हैं। फिर मैं भूल जाती हूँ। जब एकदम से बनता है कोई कहानी, मुझे हिलोड़ती है, तो उस समय थकान होती है, या लिखने का मन नहीं होता, आलस के मारे या कैसे भी स्वास्थ्य के कारण। तो अगर उस समय लिखी जाए तो वो अच्छा बन पड़ेगा, लेकिन नहीं हो पाता है, और फिर बाद में भूल जाते हैं। फिर कई बार तो गड्ढम हो जाती हैं कहानियाँ। तो इतना लिखने का है मेरे पास में, पर मैं नहीं लिख पा रही हूँ, और इससे नहीं लिख पाने की वजह से मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा है। आप लोगों की दुआएं होंगी तो लिखूँगी जल्दी ही। मित्रों की दुआओं से मैं ठीक होती हूँ। अभी मैं एडमिट थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो आप लोगों की दुआओं से तो मैं ठीक हो गई थोड़ा। अभी आज भी लाइव के लिए फ़ोन आए हैं। अच्छा, डाटा गायब हो गया था। मीना जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप आती हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है कि जब आप कभी अगर आपको नहीं आना हुआ किसी कारणवश, तो उस दिन मैं कहानी पाठ नहीं करूँगी। इतना मुझे आपको आता देख बहुत खुशी होती है। और बाकी सब लोग चले गए, थकान लगी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और जन सुलभ
पुस्तकालय अर्पण कुमार जी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, आत्मीय आभार। उन्होंने आप लोगों से मुझे रूबरू कराया और कहानी सुनाने का अवसर दिया। जी, आपकी दुआएं मिलेंगी तो मैं स्वस्थ रहूँगी। वैसे ज़्यादा स्वस्थ नहीं हूँ अभी, पर साहित्य का कार्यक्रम चलता रहे, लिखना पढ़ना चलता रहे तो थोड़ा सा ठीक लगता है। किताबें पास होनी चाहिए तो स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक लगता है। सभी जी आप आई, बहुत अच्छा लगा। निधि नहीं दिखाई दे रही, निर्देश निधि। जी मीना जी, और आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। और कुछ पूछना है? अगर आप बैठे रहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। आपके साथ मुझे भी अच्छा लगता है, थकान थोड़ा उतर जाती है। सभी जी आप हर बार आइएगा, अच्छा लगा। और लिंक को क्लिक करके पेज में घुस जाते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी तरह से भी आ सकते हैं, जैसे पेज को सर्च करके और उसे लाइक करके भी आप आ सकते हैं। जी, कथाक्रम की कहानी आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी। हाँ मीना जी, अरे सखी मैं क्या बताऊँ, पहाड़ में तो शेर नहीं, बाघ होता है। बाघ, शेर अलग होता है, बाघ अलग होता है। जंगल होते हैं ना, तो बाघ, वहाँ बाघ है। बाघ तो उठा ले जाता है, कई लोगों को उठा के ले गया। अगर बाघ, उसको खाना नहीं मिल रहा ना, अब जब पशु नहीं है, लोग पलायन कर गए, तो बाघ का को अपना भोजन नहीं मिलता, तो वो मांसाहारी हो जाता है। तो पहाड़ में ये बहुत बड़ी समस्या है। अब उसको वन विभाग वाले मारने भी नहीं देते। कई लोग उसका निवाला बन चुके हैं। बहुत डर होता है बाघ का। उस कहानी को आप ज़रूर पढ़ेंगे, मैं आपको भेज दूंगी। और अभी जो आपने वो पढ़ी थी जा रे जोगी,
वो तो और लंबी है, अगर उसको सुनाया जाएगा तो 3 घंटे में ख़त्म होगी जो आपने पढ़ी थी। तो मुझे लगता है ज़्यादा लंबी कहानी से बोरियत आ जाती है शायद। अभी बहुत लोग चले गए हैं, आप बहुत रह गए हैं, 3 4 4 5 लोग ही रह गए। उपेंद्र जी नमस्कार। आप अब आए कि पहले से ही थे? अच्छा, आपने नहीं सुनी तो सुन लीजिएगा बाद में, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया मीना जी, आपको अच्छी लगी तो यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर वो सुनाऊंगी तो कोई इतनी देर तक बैठ नहीं सकेगा और मुझे भी थकान लग जाएगी। जी, अभी ये कहानी मैं आपको और भेजूंगी मेल से। उसका नाम है, वो प्रेम कहानी है, उसका नाम है प्रेम भट्टिका मधुआ पिलाई की, वो भी कहीं छपने वाली है, मैं आपको भेज देती हूँ। अच्छा, हाँ, शुक्रिया शुक्रिया उपेंद्र जी, अच्छा दिखे नहीं इसलिए। लिखिएगा मित्र, आपका बहुत बहुत आभार। अभी मीरा जी ने बहुत लंबी समीक्षा लिखी है, वो भी कहीं बहुत जल्दी छपेगी और एक पत्रिका में समीक्षा आने वाली है अभी सितंबर में। अब उपन्यास बड़ा मुश्किल होता है लिखना, उसमें 2 3 साल लग जाते हैं लिखना। तो मुझे उपन्यास ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा है कुछ लिखने को, विकराल समस्याएं हैं। देखते हैं, आप लोगों की शुभकामना से लिख पाऊंगी तो। और मीना जी आप भी अपनी कहानी भेजिएगा मुझे। ठीक बैठी हूँ मैं, दूर तो नहीं हुआ आज। जी शुक्रिया, आपको भी, आप भी स्वस्थ रहें, मेरी प्रभु से प्रार्थना है सब लोग स्वस्थ रहें। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का आत्मीय आभार। अर्पण जी का बहुत बहुत आभार। आप ख़त्म कर दें, दोबारा से कोई छोटी कहानी सुनाऊंगी, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई। अच्छा, आज ठीक बैठी थी, थोड़ा दूर रखा मैंने। और जल्दी जल्दी तो नहीं बोला। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अपने आप में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं।
आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने ये मौका दिया। और फिर आएंगे जब थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक होगा। अभी दो दो तीन और है मेरे लाइव, तो आप सब लोग उसमें भी आइएगा। जी, नमस्ते, हम फिर मिलेंगे। सब बखैर, नमस्ते, सबको मेरी शुभकामनाएं।